यूपी का जिक्र अब करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, 80 लोकसभा सीटें। यहां का एग्जिट पोल इस वक्त आ गया इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे की तरफ से। आपको बता दें कि 62 से 68 सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही। अपना दल एसको यानी अनुप्रिया पटेल को 1 से 2 सीटें और आरजेडी को यूपी आरएलडी माफ करिएगा, आरएलडी को यूपी में 102 सीटें हैं। और इन सब के अलावा यूपी में सुभाष सपा का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। घोषी पर इस बार टिकट दिया गया लेकिन वहां से जीत हासिल नहीं होती दिख रही। सपा को यूपी में 10 से 16 सीटें मिलने का अनुमान इस वक्त जताया जा रहा है। कांग्रेस को यूपी में 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। 1 सीट यानी रायबरेली, और अगर 3 सीट का अनुमान होता है तो मुझे लगता है कि सहारनपुर और एक और कोई सीट आ सकती है। इस तरीके से आंकलन है इस वक्त जो नंबर आपके सामने उत्तर प्रदेश को लेकर सचिन। लेकिन सबसे बड़ी बात को उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो दावा किया था कि 80 का 80 टारगेट पूरा होगा, वो शायद यहाँ पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसी पर सवाल लेते हैं नरेश जी से। नरेश जी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो आंकड़ा जो है वो सामने आ गया है, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2014 की टैली को टच करेगी। निश्चित रूप से 70 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। हाँ नहीं सर, ये बताइए ना, 3 सीटें कांग्रेस की हैं, या तो सहारनपुर, या तो फतेहपुर, या तो रायबरेली, या तो अमेठी। इन चारों में से क्या है? अमेठी का क्या विश्लेषण आप लोगों का है? फतेहपुर सीकरी? मेरे विश्लेषण में तो कांग्रेस रायबरेली भी हार के कगार पर है। लेकिन सर सर्वे में 1 से 3 सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की, और आप लोगों को यह नुकसान होता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की भी 9 से 10 सीटों के आसपास है। तो आपके सर्वे को बताना चाहिए कौन सी है। अरे मैं तो पूछ रहा, हम तो बताएंगे अभी आपको कि कौन सीटें हैं। ये 4 तारीख को भी बताएंगे, लेकिन 5 से 5 सीटें भी प्राप्त करेगी बड़ी मुश्किल से। क्योंकि सर देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 14 में आंकड़ा आपका अधिक था, 19 में थोड़ा कम हुआ। इसीलिए ये जो सर्वे अभी फिलहाल सामने है, उस आधार पर हम ये पूछ रहे हैं कि क्या इस बार भी जो आंकड़े आपने कहे थे 80 का 80 पूरा करने के लिए, वो शायद पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वो जब हम 14 का आंकड़ा पूरा कर लेंगे तो वो पूरा हो ही गया भाई। 100 में से 100 अंक प्राप्त करने के लिए चलते हैं। इसको आप डेंट मानते हैं क्या? ये जो सपा का नंबर बढ़ा, इसको आप डेंट मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक है, आपकी अनुप्रिया दल वाली भी आ रही है, अनुप्रिया पटेल वाली भी। इधर आरएलडी से गठबंधन का फायदा भी आपको मिलता दिखाई दे रहा है, मिलता दिख रहा है। लेकिन सपा का नंबर बढ़ गया, जिसको आप लोग कहते हैं कि परिवार के जितने लोग हैं वही लोग जीत कर आते हैं। 2019 से मैं आपको बता रहा हूं, सपा किसी भी कीमत पर 5 सीट से ज्यादा नहीं जीतेगी। सर इतना बड़ा डिफरेंस, हम यहां पर बता रहे हैं 10 से 16 और आप कह रहे हैं 5 सीट। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बीजेपी का सर्वे हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी ये बात हुई थी, हालांकि बीजेपी कह रहे थे। लेकिन 10 से 16 सीटों के आसपास, यानी भारतीय जनता पार्टी देखिए कुल मिलाकर ये है, यहाँ पर भी बहुत अच्छे मार्जिन में है। हालांकि ये सर्वे अब तक है, बीजेपी प्लस 67 जाती दिखाई दे रही है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम यूपी तक अच्छा खासा एक जो गठबंधन के जरिए हर एक वर्ग को साधने की कोशिश थी, बीजेपी उसमें सफल होती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी इस बार ज्यादा उम्मीद कर रही थी, लेकिन 9 से 10 सीटों के आसपास कहा जा रहा है, या फिर हो सकता है नंबर बढ़ा तो डबल डिजिट में पहुंच सकती है। लेकिन बड़ी खबर है कि टाइम्स नाउ सर्वे के हिसाब से आपको बताते हैं, यूपी में एनडीए को 67 से 69 सीटें मिलती दिख रही हैं, और इंडिया गठबंधन को यूपी में 10 से 11 सीटें। अगर इसके आधार पर कहा जाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों 10 से 11 में सिमट जा रही हैं। 80 सीटों का ये विश्लेषण, जो डाटा अब तक सामने आया है, जो नंबर सामने आए हैं, ये टाइम्स नाउ सर्वे का है, जिनमें लगभग 69-70 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। सचिन। तो नरेश जी देखिए, पहले तो आंकड़ा 62 से 68 था, अब दूसरा ये सर्वे आया, इसमें जो आंकड़ा है वो 67 से 69 एनडीए का पहुंच चुका है। यानी कि ये टाइम्स नाउ सर्वे, बिल्कुल टाइम्स नाउ सर्वे की तरफ से ये रिपोर्ट जो है वो पेश किया गया है। तो संतुष्ट हैं आप इससे? मैं बता रहा हूं आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हम 2014 की टैली से 1 आध सीट फालतू लेंगे, कम नहीं लेंगे। बहुत मेहनत की है कार्यकर्ताओं ने। आपका सैंपल ठीक हो सकता है जी, लेकिन रियलिटी आपको 4 तारीख को पता लगेगी। सर उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चाएं एक बात इस की होती है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो वोटिंग हुई है वो
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ज्यादा हुई है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जो उनकी तरफ से कार्य किए गए, खासतौर पर महिला सुरक्षा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, माफिया मुक्त राज्य बनाने की बात उन्होंने कही, बीमारी मुक्त बनाने की बात कही उन्होंने, इसका ज्यादा असर देखने को मिला? देखिए, डबल इंजन की सरकार है और जो प्रदेश से संबंधित मसले हैं, जिसका अधिकार क्षेत्र कानून व्यवस्था है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, वो जो प्रदेश के मसले हैं उसमें योगी जी ने बेहतर काम करके दिखाया है पूरे देश भर के अंदर। आज हर वर्ग का कोई भी हो, मैं जाता हूँ गांव-गांव में भी, तो लोग कहते हैं, महिलाएं कहती है कि आज हमको रात में आने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम 5 बजे के बाद सोचते थे कि कोई साथ में हो तो जाए। अच्छा, योगी जी का असर है ये जो 70 सीटें आ रही, या मोदी जी का असर है? देखा है किस प्रकार से। बंसल साहब, अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही, अब उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये जो यूपी में जीत है इतनी बड़ी, हर सीट पर वो मोस्टली आप अच्छा अलग-अलग नहीं बांट सकते इसको। किसको मानेंगे, मोदी जी, योगी जी का असर? मोदी जी योगी जी के भी नेता हैं, आपको समझना चाहिए इस बात को। ये डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, हाँ, और जनता में जो विश्वास हुआ है, उसकी डिलीवरी लास्ट में तक हुई है, ये उसका परिणाम है। चलिए ठीक है, अब चुनाव के बाद क्या होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो संकेत दिए थे उसके बाद ये कहा जा रहा था, या ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं जो केजरीवाल कह रहे हैं वो डिवाइड एंड रूल वाली स्थिति। लेकिन चलिए, ये अच्छी बात है कि आप लोग भी मानते हैं कि योगी जी का जो राज्य में योगदान है और प्रधानमंत्री का जो योगदान केंद्र में है, जिससे राज्य को भी बेनिफिट होना पड़ता है, होते हैं, उसका ये फायदा साफ तौर पर दिख रहा है कि 70 सीटों के आसपास, 69 सीटों के आसपास डबल इंजन की सरकार ने काम किया, उसी का असर वो आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और यूपी तो वो राज्य है जहां से प्रधानमंत्री देता है। प्रधानमंत्री भी खुद गुजरात से जब बनारस आए, इसके बाद प्रधानमंत्री बने, तो ये वो राज्य, अगर यहाँ पर इतने नंबर है सचिन, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए हर एक राज्य में अब एक बहुत अच्छी स्थिति, एक सम्मानजनक स्थिति से बहुत ऊपर जाने की संभावना साफ तौर पर दिखती है, क्योंकि 69-70 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को यूपी में इस वक्त एनडीए को मिलते दिख रही हैं। बिल्कुल, और अगर यहां पर इतना ज्यादा असर, इतना अच्छा रिजल्ट जो है अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे लगातार रोड शो, रैलियां कर रहे थे, वो अलग अलग राज्यों में भी उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। नरेश जी का रुख करते हैं। नरेश जी, अब तक अगर हमने बात की, लगभग 10 से 11 राज्यों की हमने बात की है, 10 से 11 राज्यों का आंकड़ा अगर हम देखें तो उसमें यही समझ में आ रहा है कि जनता का मैंडेट इस बार बीजेपी को है, जनता का मैंडेट जो है वो एनडीए को है, जनता का मैंडेट जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को मिला है। सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत। लेकिन विपक्ष की अगर बात की जाए सर, तो विपक्ष तो अभी भी चैन से नहीं बैठेगा। विपक्ष तो तैयारियां ये शुरू कर चुका होगा कि आखिर अब आने वाले वक्त में क्या क्या बातें जो है वो करनी है। विपक्ष तो 4 तारीख का इंतजार कर रहा है। 4 तारीख का इंतजार कर रहा है। आपको लगता है कि इस बार भी ठीक रहा ईवीएम और किसी और नेता पर, या फिर जो बातें कही गई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो इस्तीफा देंगे 4 तारीख के बाद, आपको लगता है ऐसा होगा कुछ? विपक्ष की दुविधा यह है कि पिछले 10 वर्षों में विपक्ष ठीक से विपक्ष का रोल भी अदा नहीं कर पाया। वो एसी रूम में बैठकर चाय पार्टी करते हैं और उसमें से कोई नैरेटिव निकालते हैं, जैसे आज ही हुआ 1-1.5 घंटे की खड़गे जी के यहाँ चाय पार्टी और कह दिया 295 जीत कर आ रहे हैं। 1 घंटे में डिस्कशन हो गया, 1 घंटे में सबका हालचाल नहीं पूछा जाता। तो इस प्रकार के एसी में बैठकर स्टेटमेंट जारी करना और ग्राउंड रियलिटी को समझना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। विपक्ष को चाहिए कि अपना आत्मलोकन करे कि कहाँ उसको जनता को समझने में दिक्कत हो रही है, कहाँ वो जनता की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और केवल प्रधानमंत्री को गाली देना विपक्ष बंद करे तो विपक्ष के हित में होगा। एक ऐसा राज्य जो वाइब्रेंट कहा जाता है पॉलिटिकली तौर पर, जमकर आपने देखा कि जितने भी फेज में थे, हर एक फेज में यहाँ पर चुनाव हुए हैं, हर एक फेज में वोटिंग थी, आज भी वोटिंग थी। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर है एबीपी वोटर सर्वे का, बीजेपी को बंगाल में, टीएमसी को 13 से 17 सीटें हैं। बीजेपी का भी नंबर आपको बताते हैं कि बीजेपी को यहां पर, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें और भारतीय जनता पार्टी 23 से 27 सीटों के आसपास। दरअसल यहां पर बीजेपी, और ये जो दावा था
गृह मंत्री अमित शाह का उसके नंबर के आसपास जाती भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पिछली बार 18, इसके पहले 2 थी, 2 से 18 का नंबर पहुंचा था। उसके बाद अब दावा था कि 30 तक हम लोग पहुंच जाएंगे और 28 का नंबर सचिन लगभग भारतीय जनता पार्टी करते हुए दिख रही है। टारगेट को यहां पर दिख रहे हैं। नरेश जी, सवाल आपसे कि पश्चिम बंगाल वो गढ़, वो इलाका जिसे बेचने के लिए बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की है। मेरे ख्याल से साउथ के बाद पश्चिम बंगाल एक वो राज्य जहां पर आपने पुरजोर मेहनत की, पूरी कोशिश की कि वहां पर किस तरीके से दीदी का जो किला है ना वो तोड़ दिया जाए। नरेश जी, निश्चित रूप से अब की बार हम वहां पर 30 सीटें निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। कोई राज्य ऐसा हमने छोड़ा नहीं जहां पर हमने जी तोड़ मेहनत नहीं की। आप देख रहे हैं बंगाल में हम नंबर 1 हो रहे हैं, तेलंगाना में नंबर 1 हो रहे हैं, उड़ीसा में हम नंबर 1 हो रहे हैं, जहां बहुत जूनियर थे। तो सब जगह हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अच्छी नीति लेकर के आ रहे हैं। जनता उसको ग्रहण कर रही है, जनता हमको आशीर्वाद और समर्थन दे रही है, हम पर विश्वास व्यक्त कर रही है, मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रही है। मोदी जी को आशीर्वाद तो पश्चिम बंगाल में मिल ही रहा है, लेकिन क्या ये एक वजह ये भी हो सकती है नरेश जी कि पश्चिम बंगाल में 7 फेजेस में चुनाव हुए, 7 में हिंसा हुई, हिंसा से परेशान होकर लोगों ने वोट किया है, लॉ एंड ऑर्डर पर लोगों ने वोट किया है। अब 7 चरण में तो इसीलिए हुए कि हिंसा कम से कम हो, और फिर भी वहां हिंसा हुई है। तो ये ममता जी का अपना जो शासन करने का तरीका है उस पर प्रश्न चिन्ह है। नहीं बंसल साहब, ये समझाइए सर कि रक्त रंजित राजनीति बंगाल का नेचर कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ती जा रही है और लगातार कॉन्फ्लिक्ट आपका टीएमसी से होता जा रहा। अगर वहां पर यह भरोसा आप लोग कायम करवाने में जनता के बीच में कामयाब हो रहे हैं, तो क्या वो वाकई में एंटी इनकम्बेंसी है ममता सरकार के खिलाफ, या फिर आप लोगों का भरोसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा, या बीजेपी से बंगाल की जनता एक उम्मीद देख रही? अगर 30 सीटों 28 सीटों के आसपास पहुंच रहे तो लगभग आप लोग 2/3 के आसपास वोट वहां पर हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। बंगाल की जनता हिंसा की राजनीति और भ्रष्टाचार, बिना कटमनी के वहां कुछ होता नहीं, इससे तंग आ चुकी है। इसको लेकर के और जिस प्रकार से विकास और सब चीजों में मोदी जी ने वहां पर ध्यान दिया, हमारे अन्य मंत्रियों ने ध्यान दिया है, और केंद्र से पैसा मिलने के बाद भी वो अन्य चीजों में डाइवर्ट किया ममता जी ने, ये सबको पता लगा है। और भ्रष्टाचार के नोटों के पहाड़ वहां निकले हैं। तो उस सबको देखते हुए लोगों का विश्वास ममता जी की टीएमसी से हटा है। और आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर लोग विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जब वहां पर 26 के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यानी आप कह रहे विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इस बार कमल खिला देगी वहां पर? हम 3 से 77 हुए थे, आप ध्यान करिए उस बात को, और 2 से 18 हुए थे, और 18 से इस बार 30 पहुंच रहे हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए वोट शेयर भी बढ़ रहे हैं, आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, और जो कैंपेन आप लोगों ने किया उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन नरेश जी, एकदम सीधा सवाल, क्योंकि आप दिल्ली में आते हैं, बैठते हैं, वहां से कई मुद्दों पर बातचीत होती है, कई फैसले भी आप लेते हैं, जरा ये समझाएं कि वो राज्य कौन से रहे जो आपके लिए चैलेंजिंग रहे, जिसके लिए आपने पूरी कोशिश की और कामयाब भी हो रहे हैं? क्या उसमें पश्चिम बंगाल भी था जिसके लिए पूरी कोशिश की गई, रणनीति बनाई गई, बार बार वहां पर तमाम बड़े चेहरे गए, चाहे अमित शाह हो, चाहे वो नड्डा हो, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी, चाहे सीएम योगी हो, तमाम बड़े चेहरे बार बार वहां पर गए, और ये बताने और समझाने का प्रयास किया गया कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसको आप चुनेंगे तो आप सेफ रहेंगे। आप देखिए, आपको मालूम होगा 1.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में 160 सीटें ऐसी चुनी थी जहां पर हम हारे थे, जो हम जीते नहीं थे। और 1.5 से 2 साल उन सीटों पर फोकस करके, क्लस्टर बना करके, मैं भी उस केंद्रीय टोली में रहा हूं, 5 राज्यों में 29 सीटों पर मेरा भी आना जाना हुआ है। तो वहां पर की क्या क्या चीजें हो सकती है, वहां के लोकल इशू क्या हो सकते हैं, समस्याएं क्या हो सकती है, इस सब पर अध्ययन करके सब काम किया गया है। और 1.5 वर्ष लगाया है उनके ऊपर
उसमें से हम बहुत सारी सीटें जीत कर आ रहे हैं। अच्छा, बंगाल में चुनौतियां क्या थी सर बीजेपी के लिए? वहां कहा जाता है कि जब लेफ्ट का गढ़ था उस दौरान भी दूसरी पार्टियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। कांग्रेस का गढ़ ढहाने में एक वक्त लगा था लेफ्ट को भी, लेकिन हालांकि वो तो राजनीति का बिल्कुल नेचर ही अलग था। अब आप लोग एक शुद्ध राजनीति के तौर पर वहां पर एक भरोसा लोगों को दे रहे। असल में ग्राउंड पर चुनौती क्या थी कि ममता बनर्जी जो वहां पर स्ट्रीट फाइटर कही जाती हैं, उन पर लोगों का इतना फेथ है कि कई बार से मुख्यमंत्री उनको चुनते आ रहे हैं, लोगों को जागरूक किया है। हाँ, क्योंकि मैं बताता हूं आपको कि ममता जी की राजनीति, ममता जी स्वयं कांग्रेस में थी। हाँ, फायर ब्रांड लेडी के रूप में वो स्थापित हुई, विद्रोह करके नई पार्टी बनाई, और जितना पहले उससे पहले 30 सालों तक वहां पर सीपीएम का राज रहा, तो सीपीएम के सारे जो गुंडागर्दी की राजनीति थी वो ममता जी ने अडॉप्ट कर ली। उसके कारण वो 3 बार तक मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन अब लोग उस राजनीति से परेशान हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया, उनके साथ खड़ी रही, उनके संघर्ष में खड़ी रही। भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता बलिदान भी हुए इसमें। जब लोगों ने देखा कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जीवन के लिए ये अपना जीवन दान कर रहे हैं, जीवन संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया। तो ये 28 सीटें या फिर इससे भी ज्यादा की उम्मीद आप रखते हैं? बिल्कुल। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 30 सीटें जीतेंगे। 30 सीटें। और देखिए, सबसे मेरे ख्याल से बीजेपी के लिहाज से एक अच्छी बात यहाँ पर ये हो गई कि पश्चिम बंगाल में ईडी के जो अधिकारी हैं उन पर हमला हो गया, और संदेश खाली का जो पूरा मुद्दा है वो इतना गरमाया, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव असर जो है वो लोगों के बीच पहुंचा, और शायद इसका भी असर है कि वो जो नाराजगी है वो देखने को मिली, और उसका असर जो है वो देखने को भी मिला। नरेश जी, संदेश खाली का मुद्दा हिटिंग था क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, भाई सारी चीजें जिस प्रकार की वहां पर हुई, माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं, उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं, जिस प्रकार से वहां के, और उस अपराधी को 2 हफ्ते तक बचाकर रखने की कोशिश सरकार ने पूरी की, सबको पता है। जो जब मर्जी आते थे महिलाओं को उठाकर ले जाते थे, तो सारे उसमें सब चीजों का फर्क पड़ा है। और कितना असर होता है मजबूती का, आज तो अभी आपके एग्जिट पोल ही आ रहे हैं, और मैं आपके टीवी पर देख रहा हूं कि किस प्रकार से आज पाकिस्तान कबूल कर रहा है कि पीओके पाकिस्तान का नहीं है, ये भारत का ही है, अपने हाई कोर्ट में बोल रहा है। पंजाब का जिक्र। अब बात पंजाब की, क्योंकि आज ही पंजाब के 13 सीटों पर चुनाव हुए, मतदान हुआ। पंजाब को में बीजेपी को 2 से 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब में कांग्रेस को 7 से 9 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बात करें आपको लेकर, तो आपको पंजाब में 0 से 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और एक बार नरेश जी का रुख कर लेते हैं। अकाली दल में खाते में जा रही है 2 से 3 सीट। नरेश जी, पंजाब से जो है वो संतुष्ट करने वाली खबर शायद बीजेपी के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 से 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। सचिन, असल में कहानी यहाँ रिवर्स थोड़ा है। हाँ। ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत है, क्योंकि बीजेपी वहां पर अकाली दल के साथ थी, और अकाली दल से अगर हट के भी है तो 2-4 सीटें अगर आ रही हैं, तो ये जो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी जो वहां पर रैलियां किए थे उसका असर है। बंसल साहब, अच्छे संकेत हैं क्या ये पंजाब से, या और ज्यादा उम्मीद आप लोगों ने की थी? निश्चित रूप से हमने कभी भी 3 सीट से ज्यादा पंजाब में लड़ी नहीं। हाँ। और अब अकाली दल के साथ मिलकर लड़ते थे। हाँ। पिछले चुनाव में भी उनके साथ मिलकर लड़े थे, तो हमारी 2 सीटें आई थी। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी 6 से ज्यादा सीटें वहां पर आएंगी। बाकी 4 तारीख को देखते हैं क्या होता है। तो क्या अलायंस हो सकता है कि ये अगर अकाली दल साथ में आती तो आप लोग यहां से भी नंबर को और बड़ा कर सकते हैं, या फिर अभी आपको उम्मीद है कि अकेले भी यहां पर ग्राउंड तैयार हो रहा है? निश्चित रूप से अगर हमारी 6 सीटें आती हैं, हाँ। अकेले लड़कर के आती हैं, हाँ। और लोगों का विश्वास हम पर और मोदी जी पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है, हाँ। क्योंकि सारी पार्टियों को बाकी को देख चुके हैं। हाँ। हम अकेले लड़कर के आ रहे हैं, तो भविष्य पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर ब्राइट है, आप लोग देख रहे हैं। अकाली दल से क्या गठबंधन होगा सर आपका आने वाले वक्त में? क्योंकि अकाली दल ने तो पहले क्लियर कर दिया कि नहीं, आने वाले वक्त में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो क्या आपकी तरफ से कोई एक पॉजिटिव साइन देने की कोशिश की किसानों वाले जाएगी? मसले पर भी सचिन ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था, तभी हरसिमरत कौर ने बिल्कुल मंत्रालय छोड़ा था। उसके बाद क्या सब कुछ अब रजामंदी होती दिखाई दे रही है सर, अगर आगे जरूरत पड़ती है आपको तो?
ये आज की तारीख में काल्पनिक प्रश्न है। अच्छा ठीक है, चलिए इंतजार करेंगे कि अगर आने वाले वक्त में साथ आते हैं तो आप लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन सचिन यहाँ पर एक और अगर चर्चा की जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए झटका है। बिल्कुल, असल में आम आदमी पार्टी पंजाब को लेकर उसको उम्मीद थी कि यहाँ पर बड़े मार्जिन हो सकते हैं, यानी सीटें यहाँ से उसकी लोकसभा में बढ़ सकती हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस बेहतर कर रही है आम आदमी पार्टी की तुलना में, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। और यही एक कारण था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने यहां पर समझौता नहीं किया था। और मुझको याद है कि अरविंद केजरीवाल जब पंजाब गए थे तो उन्होंने कहा था, इस बात का जिक्र भी किया था कि आपने विधानसभा में तो हमें मजबूत किया, अब हमें आप लोकसभा में मजबूत कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम विपक्ष के तौर पर आपके मुद्दों को लोकसभा में उठा सकें। लेकिन शायद वो अपील जो है उनकी वो कामयाब नहीं हो और ये पहला राज्य कांग्रेस के लिए मुझे लग रहा है थोड़ी सुकून देने वाला आया है कि जहां से 7 से 9 सीटों के आसपास आ रही है, वरना हर जगह बहुत बुरे हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत अच्छी खबर है, जैसा कि बंसल साहब ने कहा कि अगर हम 3 सीटों पर आ रहे हैं, पहले 3 सीटों पर ही लड़े थे, बिल्कुल, अगर 3 सीटों पर हम जीत हासिल कर रहे हैं तो ये आने वाले वक्त में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का काडर तैयार होने की स्थिति पैदा कर रही है। कांग्रेस की बात अगर हो रही है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी जिक्र होना बहुत जरूरी। जब तक वो थे तब तक कांग्रेस बहुत मजबूत थी पंजाब में, लेकिन जैसे ही वो अलग हुई, वो भी नाराजगी का दौर हमने देखा था। कहीं अमरिंदर सिंह का असर तो नहीं है? एक बार सवाल लेते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, बंसल साहब, कैप्टन साहब को लाने का ही असर तो ये तो नहीं है कि आखिर ये जो 2-3 सीटें इस वक्त आपकी, या फिर वोट बैंक वोट प्रतिशत बढ़ता दिखाई दे रहा है? कैप्टन साहब हैं, जाखड़ साहब हैं, सारे लोग तो आ गए आपके पास। जो हमारी पार्टी में उस सबका सहयोग होता है, हाँ, जन जन का सहयोग होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी की छवि और भारतीय जनता पार्टी के एक ईमानदार राजनीतिक दल की छवि, ये दोनों मिलकर के पंजाब में भी हमारी ताकत को बढ़ा रहे हैं। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा सीट 10 सीट का ये एग्जिट पोल सामने आ चुका है इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का, कि हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी को 6 से 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये बड़ी खबर है कि 10 सीटें हरियाणा में, जिनमें से आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी का हरियाणा में नहीं खुल रहा है खाता। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई सीधे है, लेकिन हरियाणा के 10 सीटों में अगर बात करें तो यहां पर 7 सीटें, 6 से 8 सीटें लगभग कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और इसके बाद 2 से 3 या 2 से 4 सीटों के आसपास अगर बढ़त होती है कांग्रेस पार्टी को तो आने की संभावना दिखती नजर आ रही है। यानी हरियाणा, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, यहां पर जनता मैंडेट इस बार हो सकता है बदलती हुई दिखाई देगी, ये वहां के लोगों का कहना था, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी स्थिति में इस वक्त दिख रही है, 6 से 8 सीटें। बंसल साहब, हरियाणा एक और राज्य जहां पर कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि विधानसभा चुनाव में स्थितियां बदल जाएंगी, बीजेपी हार जाएगी, लेकिन वहां तो कुछ और तस्वीर दिख रही है। यह आप सबके लिए बहुत अच्छे संकेत है और मुझे लग रहा है राहत देने वाली खबर है। और नरेश जी, इसमें एक सवाल और मैं जोड़ रहा हूं, जहां पर मुद्दा किसानों का बहुत गरमाया, किसानों का, पहलवानों का मुद्दा बहुत गरमाया, लेकिन अगर इन तमाम मुद्दों के बीच में भी अगर बीजेपी को बढ़त मिल रही है तो ऑब्वियस बात है कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ा है। मैं आपको फिर आश्वस्त कर रहा हूं, आप 2019 के सारे सर्वे उठाकर देख लो, कोई हमको नहीं कह रहा था कि हम 10 सीट जीतेंगे, और हम 10 की 10 सीटें जीते हैं। जो कम मार्जिन से जीतने वाली सीट होती है उसमें एनालिसिस करना मुश्किल होता है सर, लेकिन इस बार डेंट है, 2 से 4 सीटों का डेंट है। हम 10 की 10 सीट हरियाणा में जीतेंगे। कोई डेंट नहीं है। आप 4 तारीख को आप और हम मिलेंगे, 10 की 10 सीट हम जीतेंगे वहां पर। सर, वो तो विपक्ष भी कह रहा है कि हम जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान तो आपको हो रहा है। मतलब 2 से 4 सीटें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा रही है, तो ये बता रही है। बंसल साहब तो अच्छी स्थिति समझते होंगे। दिल्ली में सर आपने कैंपेन किया तो पास में ही गुरुग्राम आसपास की सीटों को आपने समझा होगा। अंदर खाने कुछ था ऐसा कि नहीं हरियाणा में इस बार परिवर्तन होना चाहिए, और उसी का परिणाम है। तभी तो कह रहा हूं आपको। हाँ, कोई परिवर्तन नहीं है वहां पर। कुछ लोग जो पुरानी 2 बार से राजनीति में फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, वो लोग इस नैरेटिव को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे इसमें। यानी 10 की 10 सीटें आप मानते हैं कि इस सर्वे के बाद 4 तारीख को जो फाइनल होगा उसमें 10 की 10 सीटें आप लोग रिपीट कर रहे हैं? निश्चित रूप से।
अच्छा। लेकिन सर विपक्ष तो ये कह रहा था कि नहीं, बिल्कुल 100%। विपक्ष तो सर ये कह रहा था कि किसानों के हित में आपने काम नहीं किया, आपने महिला पहलवानों की बात नहीं सुनी। अच्छा, दूसरा ये है कि खट्टर साहब को हटाने की वजह क्या थी सर? हाँ, ये कभी डिस्क्लोज नहीं किया गया कि मुख्यमंत्री बदला गया। क्यों बदला गया था? इसका इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है। पार्टी का अपना इंटरनल डिसीजन होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड का। यह नाराजगी चुनाव से कोई लेना देना नहीं। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, वो पार्लियामेंट लड़ रहे हैं। हाँ, तो सर नाराजगी होती तो पार्लियामेंट कैसे लड़ते? ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया वो बिल्कुल सही था और इस फैसले के बाद भी जनता का मैंडेट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। लेकिन कई राज्यों का जो इस वक्त आप देख रहे हैं विश्लेषण या जो नंबर आ चुका है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने चारों तरफ आप देख सकते हैं। आखिर गुजरात को लेकर 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, एक सीट को लेकर है वहां पर कि एक सीट हो सकता है कांग्रेस के खाते में जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश का भी हम आप कुछ देर में नंबर डिस्क्लोज करेंगे। हरियाणा को लेकर कहा जा रहा है कि 2 से 4 सीटें इस वक्त कांग्रेस के खाते में जा सकती है। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है। हालांकि पिछली बार 10 थी, लेकिन इस बार भी 8 सीटों के आसपास रिपीट कर सकती है। राजस्थान का वही आंकड़ा है, लगभग 22 से 23 सीटों के आसपास 1-2 सीटें कांग्रेस खाते में जाती दिखाई दे रही। बिहार का नंबर बहुत शानदार है नीतीश कुमार के साथ में आने के बाद। और इन सब के अलावा दक्षिण भारत वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार जिस तरीके से मेहनत थी उसका परिणाम बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कोई ऐसा दक्षिण भारत का राज्य नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी शून्य पर थी, वहां से वो खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर कम सीटों पर थी वहां पर से बेहतर सीटों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक और राज्य डिकोड होता दिखाई दे रहा है, उसका नंबर लेकर आते हैं आपके पास दोबारा। दिल्ली की बारी है, जहां पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ऐसा दावा था इंडिया गठबंधन का कि एक सिंपैथी वोट जो इंडिया गठबंधन को जाएगा। लेकिन बीजेपी के खाते में 6 से 7 सीटें आ रही हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का यह सर्वे है और इंडिया के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। यानी 7 में से अगर खाता खुला इंडिया गठबंधन का तो 1 सीट सचिन, वरना सातों की सातों भारतीय जनता पार्टी के खाते में। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस अभी इस पर भी संशय बरकरार है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के खाते में 6 से 7 सीट जाती हुई दिख रही है। यानी कि पिछली बार का जो आंकड़ा था वही सेम रिपीट होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। और बीजेपी ने इस बार सबसे ज्यादा कैंडिडेट बदले तो वो सिर्फ यही सीट, यही दिल्ली की सीटें हैं जहां पर 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट जो है वो बदल दिए थे। सिर्फ एक सीट मनोज तिवारी की सीट जो है वो यहां पर रिपीट हुई, लेकिन कैंडिडेट जो है वहां से रिपीट हुए मनोज तिवारी। लेकिन देखिए इसका भी असर यहां पर देखने को मिला। और अब जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसके हिसाब से भी हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली की 7 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर है, यानी दिल्ली को लेकर जो आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी वो ध्वस्त होती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस ने भी, आप सोचिए कि यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो पंजाब में साथ में नहीं लड़ रहे, वो बकायदा यहां पर अलायंस करके सीटें बांटे थे। लेकिन इसके बावजूद यहां पर बहुत बड़ा नुकसान या कहा जाए कि खाता ना खुलने की स्थिति है। बंसल साहब, इसको लेकर जरा टिप्पणी करिए। हालांकि मनोज तिवारी तो बहुत आश्वस्त थे, मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा 7 सीटें आ रही हैं। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो बड़ी चुनौती के तौर पर देखे जाते हैं, विधानसभा चुनाव में उन्होंने क्लीन स्वीप किया था। जब एमसीडी का चुनाव हुआ था तब भी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने डिफीट किया था। लेकिन यहां पर वो जादू फिर से भारतीय जनता पार्टी का दोबारा कैसे सर? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतेगी। मैं स्वयं दिल्ली के चुनाव में 20 दिन तक रहा हूं और मैंने हर कॉन्स्टिट्यूंसी को देखा है। 7 सीटें जीतेंगे। और आपने अभी कहा कि केजरीवाल जी के जेल जाने और आने के बाद सिंपैथी उसके लिए होती है जो निष्कलंक व्यक्ति होता है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। हाँ। जनता ने देखा कि भ्रष्टाचार में अंदर गए हैं, शराब घोटाले में अंदर गए हैं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है, तो काहे की सिंपैथी होगी? और आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपने साजिश रची है। वो तो अभी तक यही खत्म करने की साजिश। वो तो आज भी कहते हैं कि आपको कांग्रेस से डर नहीं है, आपको आम आदमी पार्टी से डर है, जिसकी वजह से आप आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, जिसमें आप कामयाब भी हो रहे हैं। आम आदमी समझ चुका है उनकी किस प्रकार से, उनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला राजनीति में कोई नेता नहीं है। आप शुरू से उठाकर देख लो, उनकी सारी वीडियो आपके पास होंगी, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है।
जनता ने 3-3 बार उनको शीशा दिखा दिया है कि ये झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति, बेवकूफ बनाने की राजनीति नहीं चलेगी। इनको दिल्ली में कोई सीट मिलने वाली नहीं है और पंजाब में भी इनको बड़ा नुकसान होने वाला है। अच्छा ये बताइए सर, दिल्ली का मसला थोड़ा अलग हो जाता है, दिल्ली की राजनीति अलग है। आप कह रहे हैं 20 दिन आपने कैंपेन किया। फ्री बिजली, फ्री पानी का मुद्दा दिल्ली के भीतर जब भी लोकल इलेक्शन होते हैं उसमें हावी हो जाता है। ऐसा क्या है कि जब जनरल इलेक्शन होते हैं, लोकसभा चुनाव होता है, तो भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का भरोसा हो जाता है, जबकि वो सारे जितनी सुविधाएं इस वक्त दिल्ली सरकार दे रही है वो लेने के बावजूद, जिनको फ्री बीज आप लोग कहते हैं, वो लेने के बावजूद बीजेपी पर पूरी तरीके से फेथ होता है। अगर दिल्ली का सर्वे आपने किया है तो वो क्या भरोसा था, क्या आप लोगों ने समझाया कि दिल्ली की जनता आपकी बातों को मानती है? देखिए, सब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव ये राष्ट्रीय चुनाव होता है, राष्ट्रीय मुद्दे का चुनाव होता है और इसमें सबको मोदी जी से बड़ा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। मोदी जी ने 10 साल में ये विश्वसनीयता प्राप्त की है कि आज हरेक के दिल में मोदी है। आज हरेक कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है। आज विश्व के अंदर भारत की जो छवि है उसमें लोग मोदी जी का कारण मानते हैं। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है मोदी जी है। भारत में जो मेडिकल कॉलेज डबल हुए हैं मोदी जी हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है 100% मोदी जी हैं। वंदे भारत 100 हो गई मोदी जी हैं। IIM डबल हो गए मोदी जी हैं। एम्स 17 दे दिए मोदी जी हैं। हर रोज 2 डिग्री कॉलेज, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुली, ये मोदी जी हैं। तो इस प्रकार से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लेकर आए हैं। 4 करोड़ लोगों को मकान दिए हैं। 12 करोड़ लोगों को शौचालय दिए हैं। नल से जल दिया है। 10 करोड़ से ऊपर गैस के कनेक्शन दिए हैं। 54 करोड़ लोगों के जनधन के खाते खोले हैं। तो हर गरीब के लिए जो काम किया है वो स्वनिधि योजना हो, मुद्रा लोन योजना हो, विश्वकर्मा योजना हो, मुफ्त में वैक्सीनेशन हो, कितने काम गिना सकता हूं। तो हर आदमी देख रहा है कि पहली बार लोगों को डीबीटी के माध्यम से जो पैसा पहुंच रहा है, एक पैसा भी बीच में नहीं जा रहा है। तो भ्रष्टाचार मुक्त 10 साल में एक भी घोटाले का आरोप नहीं। कहां पहले की 10 साल की सरकार थी तो हर महीने एक घोटाला आता था। तो आज जनता सब चीज देखती है, समझती है कि किसके हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है। कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे आपने कहा, खुद आपने एडमिट किया कि लोकसभा चुनाव में मुद्दे बड़े चेहरों यानी देश के मुद्दों को देखकर लोग वोट देते हैं। सर, काम करने का दावा तो आम आदमी पार्टी भी करती है कि हमने दिल्ली में ये सुविधाएं दी हैं, और आप भी कह रहे हैं कि हमने तमाम योजनाएं चलाई जिसका फायदा हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जनरल इलेक्शन के नाम पर लोगों के दिमाग में ये ठीक है कि चलिए दिल्ली में केजरीवाल विधानसभा में समझ में आता है, लेकिन लोकसभा में मोदी ही सही है, और दिल्ली की जनता इस बात पर कहा जाए कि कन्विंस होती है? दिल्ली नहीं, पूरे देश की जनता इस बात पर कन्विंस है कि देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देश मोदी जी के हाथों में आगे बढ़ेगा। 2047 तक का रोड मैप कौन से राजनीतिक दल के पास है? ये मोदी जी के पास है। 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, ये संकल्प लेकर के चल रहे हैं। वो तो संविधान की किताब हाथ में लेकर चलते हैं ना कि आप लोग 350-400 पहुंचे तो संविधान बदल देंगे। तो 47 तक जो विजन आप लोगों का है, उसके पहले इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी, जिनको भी आप पकड़े, वो डराते लोगों के बीच में कि आप मजबूत हुए तो देश का संविधान ही बदल देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं ना, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। संविधान का तो बाद में दूंगा। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने कहा था कि हम किसानों के खाते में हर महीने 12,000 रुपए भेजेंगे। मोदी जी ने कहा था हम हर एक के खाते में 500 रुपए भेजेंगे। लेकिन जनता ने किस पर विश्वास किया? मोदी जी पर। 12,000 पर नहीं किया। तो जनता किस पर विश्वास करती है? उस पर करती है जो डिलीवरी देता है, जो केवल बोलता है। संविधान का सबसे ज्यादा धज्जियां अगर किसी ने उड़ाई, मैं एक एक करके गिना सकता हूं। नेहरू जी के समय में धज्जी उड़ाई गई, इंदिरा जी के समय में उड़ाई गई, राजीव गांधी के समय में उड़ाई गई, मनमोहन सिंह जी के समय में उड़ाई गई, और स्वयं जो संविधान की किताब लेकर जा रहे हैं उन्होंने ही कैबिनेट के प्रस्ताव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने फाड़ा। यह संविधान का फाड़ने के बराबर नहीं है।
तो एक और राज्य का डाटा आ रहा है, वो जरा दर्शकों को दिखा दे, उसके बाद फिर से मैं आपके पास आता हूं। महाराष्ट्र को लेकर ये बड़ी खबर है, इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के 48 सीटों का एग्जिट पोल इस वक्त डिस्क्लोज होता दिखाई दे रहा है। 18 से 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस वक्त ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि शिवसेना शिंदे गुट को महाराष्ट्र में 5 से 7 सीटें सचिन मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। शिवसेना उद्धव गुट को 9 से 13 सीट, ये एक मान लीजिए कि एक अच्छी खबर है जो उद्धव गुट के लिए। एनसीपी शरद गुट को 4 से 5 सीटें, एनसीपी अजित गुट को महाराष्ट्र में 1 से 3 सीट यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे जो है वो सामने आया है, जहां पर कांग्रेस को महाराष्ट्र में सिर्फ 4 से 6 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये महाराष्ट्र की 38 सीटों का ये जो एग्जिट पोल है वो सामने आ चुका है, जहां पर अभी भी बढ़त जो है वो बीजेपी के साथ है। लगभग 18 से 22 सीटें बीजेपी के खेमे में जाती हुई दिखाई दे रही है। 48, जी हां, तो 48 सीटों का सर्वे देखिए। यहां क्षेत्रीय शत्रप जो है वो जाहिर सी बात है, अगर शिवसेना टूटी थी उसके बाद यह आकलन किया जा रहा था कि दोनों गुटों में से किसको मार्जिन होगा। हालांकि शिंदे गुट एनडीए की तरफ है और उद्धव गुट है इंडिया गठबंधन की तरफ, लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छी खासी सीटें यहां से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो महाराष्ट्र में 13 से 19 सीटें, जो कि उद्धव गुट के नंबर को लेकर इस वक्त आता रहा है। 49 में से अच्छी खासी यहां पर भी एनडीए यहां पर 30 से 36 सीटों के मार्जिन के साथ आगे है। बंसल साहब, एक और राज्य जो इस वक्त आपके फेवर में है यानी महाराष्ट्र, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन कह रहा था कि यहां से चीजें बदलेंगी, उद्धव गुट को लेकर सिंपैथी है, लेकिन सर यहां पर भी आप लोग झंडे गाड़ते दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अभी करेक्ट करेंगे। महाराष्ट्र में हमारी सीटें इससे ज्यादा बढ़ेंगी, एनडीए की बढ़ेगी। और बंगाल में जो आपने केवल 19 सीट हमको दिखाई है, बंगाल में किसी भी कीमत पर हम 25 से कम नहीं प्राप्त करेंगे। 25 से लेकर 30 सीट तक बंगाल में हम प्राप्त करेंगे। ठीक है सर, बंगाल को लेकर डाटा, बंगाल को लेकर पूरा डाटा भी आ रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले महाराष्ट्र को लेकर ये बताइए ना सर कि ये जो आप कह रहे हैं कि यहाँ सीटें और बढ़ सकती हैं, वो मैंने आपके स्क्रीन पर देखा आपने। बिल्कुल सर, वो आंकड़े सर, वो डेटा जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। वो एग्जैक्ट डेटा तब आएगा जब हम उसे बताएंगे। अभी फिलहाल महाराष्ट्र का डेटा जो है वो एग्जैक्ट हम तक पहुंचा है। उसका एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। 48 सीटों में से आखिर क्या आंकड़े किसके पास कितने जा रहे हैं, ये हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में भी सर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे इस पर भी? महाराष्ट्र में हमको इससे ज्यादा मिलेगी। मेरे पास जो अपना फीडबैक है, हाँ, उसमें 38 से लेकर 40 सीटें एनडीए को महाराष्ट्र में मिलेंगी। हाँ। अच्छा बंसल साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में आप लोगों ने बड़े चतुराई से पूरा कैंपेन जो है कि राहुल वर्सेस मोदी, मोदी वर्सेस राहुल कर दिया, जो आप लोगों के लिए फेवरेट, एक तरह से फेवरेट फील्ड होती है, फेवरेबल ग्राउंड होता है। हाँ। क्या ये जो मार्जिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, काम है, मुद्दे हैं, आप लोग ओपनली सारे फैसले लेते हैं, ये भरोसा होता है, लेकिन जहां पर टफ फाइट की स्थिति है वहां पर भी बीजेपी के लिए इतना भरोसा, कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल के नाम पर बीजेपी को अपने आप फायदा हो गया और ये ग्राउंड आप लोगों ने तैयार किया, उसका बेनिफिट होता दिख रहा है? देखिए, हमारा काम है जनता की समस्याओं का समाधान करना, सरकार में आना, उसके लिए रणनीति बनाना, और रणनीति अपने परिणाम में दिखाई देती है। अब उसके कारण क्या है, आप लोग खोजिए। सर बोलिए। ठीक है बंसल साहब, लेकिन अभी अच्छा अब मैं आता हूं। एक और राज्य का डाटा आ जाता है, मैं लगातार आपसे विश्लेषण करता रहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तराखंड में 5 सीटें कहा जा रहा है कि 5 के 5 सीटें जो अब तक हमारे पास नंबर हैं, वहां की 5 के 5 सीटें आपके एग्जिट पोल आ भी जा रही है। ये बड़ी खबर है कि ये जी न्यूज एग्जिट पोल का है कि 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। जरा यहां भी कांग्रेस से सीधे फाइट थी। हरीश रावत और तमाम बड़े नेता वहां पर कई बयान दे चुके थे कि यहां पर भी चीजें बदलते हुए दिखाई दे रही। हो सकता है कि बीजेपी का नंबर घट जाए, कांग्रेस यहां पर रिवर्स करती दिखाई दे, लेकिन यहां पर भी क्लीन स्वीप, यानी गुजरात के बाद उत्तराखंड भी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, 4 जून को हम फिर मिलेंगे। हाँ। उत्तराखंड में क्लीन स्वीप होगा, और क्लीन स्वीप नहीं होगा, कांग्रेस और बीजेपी के वोट में 1 और 2 का अनुपात होगा। आप ये देख लेना। नरेश जी, अभी कुछ देर पहले हमारे साथ एसपी के एक प्रवक्ता जो है वो जुड़े हुए थे, कीर्ति जी।
और जब हमने उनको ये तमाम आंकड़े दिखाए बताए तो वो तो यही कह रहे हैं कि देखिए ये तो सिर्फ एग्जिट पोल है, अभी आप इंतजार कीजिए, एग्जैक्ट नंबर जो है वो 4 तारीख को आएंगे। वो तो अभी भी आश्वस्त हैं कि जो 295 का टारगेट उन्होंने दिया है वो अचीव करेंगे, और 400 प्लस का नारा जो आपने दिया है वो अचीव नहीं हो पाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते हैं कि 295 प्लस हम जा रहे हैं एग्जिट पोल में। पहले तो प्रवक्ता नहीं भेज रहे थे, बाद में पता नहीं राय मंथन किया तो भेजना भी शुरू कर दिया। तो 295 का आंकड़ा है सर उनका। सर वो भी कह रहे हैं कि 4 जून को मिलेंगे, आप भी कह रहे हैं 4 जून को मिलेंगे। 1 घंटे की चाय पार्टी में कोई आंकड़ा निकल करके नहीं आता है। हाँ। वो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना है। हाँ। इसलिए बोल दिया, रियलिटी वो भी जानते हैं। हाँ। 4 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ 4 तारीख को जो आपने आंकड़ा दिखाया है, हाँ। इससे बढ़कर बीजेपी अपने दम पर 370 पार करेगी। हाँ। और एनडीए 400 पार करेगा। हम आपके साथ 4 तारीख को बैठेंगे, फिर देखेंगे। अच्छा, एक चूंकि आप तो सांसद हैं, आपको थोड़ी और जानकारी वहां की होगी, आपने कैंपेन भी किया होगा। ये जो नंबर इस बार आप लोग 400 प्लस का बता रहे हैं, किन राज्यों से आपको फायदा होता दिखाई दे रहा है? कहां से ज्यादा बढ़त है कि आप लोग 370 बीजेपी अकेले दम पर और 400 प्लस एनडीए जाएगा? जहां साउथ में पहले हमारा खाता नहीं खुलता था, हाँ। वहां साउथ का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पर हमारी सीटें नहीं आएंगी, जहां पर हमारा खाता नहीं खुलेगा। हमारा तमिलनाडु में खाता खुल रहा है, केरल में खुल रहा है, तेलंगाना में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, नंबर 1 की पार्टी बन रहे हैं, आंध्र में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कोई राज्य ऐसा नहीं है साउथ का जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना वो खाता नहीं खोल रही है। अच्छा नरेश जी, देखिए तमाम चर्चाएं तो हो रही है, आंकड़ों की बात हो रही है, और आप तो कह ही रहे हैं कि 4 जून को मुलाकात होगी, देखिए 400 प्लस का टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे। तो जश्न की तैयारियां क्या पूरी हो चुकी हैं? मिठाइयों का ऑर्डर आपने दे दिया है, टेंट का ऑर्डर आपने दे दिया है क्या? उसकी आवश्यकता नहीं होती हमारे, आपको मालूम है कार्यकर्ता आधारित दल है। कार्यकर्ता अपने आप उत्साहित हो गए, जब 12-1 बजे तक रिजल्ट आएंगे तो अपने आप सब तैयारी हो जाती है, करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा सर, थोड़ा सा विश्लेषण बताइए ना। दक्षिण के राज्यों में 2019 में भी प्रधानमंत्री का चेहरा था, लेकिन ये करिश्मा नहीं था। इस बार ऐसा क्या विश्वास आप लोगों ने दिया है कि वहां पर जो रीजनल पार्टियां हैं, जिनका दमखम होता था, जिनको भेदना कांग्रेस पार्टी भी एक तरह से हार मानती थी, जिनका वर्चस्व था बावजूद, हाँ, लेकिन बीजेपी वहां पर पूरी तरीके से हर राज्य में पेनिट्रेशन करते दिखाई दे रही है, इवन केरला तक जो लेफ्ट का गढ़ है। आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी के जैसा कोई नेता विपक्ष के पास है क्या इतनी मेहनत करने वाला? तो सर वही मेरा सवाल है कि 19 में भी प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी थे, लेकिन दक्षिण के किले को भेजना बड़ा चुनौतीपूर्ण लग रहा था। इस बार आप लोगों ने वो किया है। हाँ, तो जो काम हमने जहां भी थे, हम उड़ीसा में नंबर 1 पार्टी बन रहे हैं, सरकार बना रहे हैं वहां। अच्छा। तेलंगाना में नंबर 1 पार्टी बन रहे हैं, आंध्र प्रदेश में हमारा एनडीए नंबर 1 पर आ रहा है, केरल में सीट खुल रही है, तमिलनाडु में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी सीटें आ रही हैं। तो हमने मेहनत की है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हर व्यक्ति ग्राउंड पर काम करता है, मेहनत के साथ काम करता है और उसका रिजल्ट निकल करके आता है। बीजेपी का कोई इंटरनल सर्वे ऐसा है सर जिसमें हिंदी भाषी राज्यों में जो विपक्ष कहता था कि इस बार बीजेपी कमजोर हो रही है, वहां पर आप लोगों को लगता है कि कुछ सीटें कम हो सकती हैं, या फिर एज इट इज होगा और दक्षिण का यह मार्जिन आपको 400 प्लस लेकर जाएगा? हमारा निश्चित रूप से हम एक आध सीट कहीं पर इधर उधर हो सकती है। नॉर्थ के राज्यों में हम कहीं पर भी खराब प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और साउथ में सीटें बढ़ा रहे हैं। उसके कारण हमारा जो 370 का लक्ष्य और 400 का लक्ष्य दोनों हम पूरे करेंगे। तो मतलब इस बार खुशियां जो हैं वो बीजेपी में बहुत ही ज्यादा आने वाली हैं। आप ये कह रहे हैं 400 प्लस का टारगेट जो है वो पूरा होगा ही होगा, लेकिन इन सबसे ही था, जैसा कि सवाल किया संजय जी ने, कि पहले भी चर्चा इस बात की थी कि आप नॉर्थ इंडिया की बात कर लीजिए, वहां पर कहीं ना कहीं लैक हो रहा है बीजेपी का, इसीलिए पूरी कोशिश साउथ में की गई, पूरा फोकस साउथ में किया गया कि जो नुकसान हमें यहां पर हो रहा है
वो नुकसान का वो उस नुकसान की भरपाई जो है हम साउथ से करेंगे, और उसका असर भी देखने को मिला शायद, और उसका इंपैक्ट इतना अच्छा हुआ कि जहां पर आपका खाता भी नहीं खुल रहा था वहां पर आप डबल डिजिट में आ रहे हैं। मैं आपको जी, मुझे बताइए, जब हम 303 से अपने दम पर 370 ला रहे हैं और केवल नुकसान की पूर्ति करेंगे तो 370 कैसे आएंगी? हम नुकसान की पूर्ति के लिए नहीं है, हम पैन इंडिया पार्टी है, उधर आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे थे, वो अपने करके दिखाया है। यहाँ अपने को मेंटेन किया है नॉर्थ में, और साउथ में हमने अपनी ताकत को बढ़ाया है। अच्छा, उत्तराखंड का जिक्र है सर, एक आपके यहाँ दरअसल वो कहा जाके एक्सपेरिमेंट के तौर पर था, आपने यूसीसी लागू कर दिया। गृह मंत्री जी कह चुके हैं कि जब हम आएंगे तो इसके बारे में सोचेंगे, क्या इफ एंड बट वहां पर आपके राज्य में रहा उत्तराखंड में, और उसको लेकर हम फिर सुधार करेंगे, सुधार करने की आवश्यकता हुई तो देश में लागू करेंगे। ये असल में मुद्दा था उत्तराखंड के भीतर वोट देने के लिए जब लोग घरों से निकले थे, क्योंकि विपक्ष ने इसको पूरे पैन इंडिया में एक बड़ा मुद्दा बनाया था। अल्पसंख्यक इससे परेशान किए जाएंगे, उनके अधिकारों को छीना जाएगा या उनको बाहर कर दिया जाएगा। इसका असर कितना हुआ? नहीं, ये किसी के अधिकार छीनने का मुद्दा नहीं है। यूसीसी मतलब है सबके लिए, कुछ मामले ऐसे इस वक्त हैं, विवाह है, तलाक है, बच्चा अडॉप्ट करना है, इस प्रकार के सबके लिए एक कानून होने में क्या दिक्कत है? नहीं, वही सर मैं पूछ रहा हूं कि परेशान करने की मंशा नहीं है उसके पीछे। क्या उत्तराखंड ने उसको करके दिखाया है का मुद्दा आप 2 लाख लोगों बताया, जनता ने 2 लाख लोगों के सुझाव लिए हैं उस पर। इस सुझाव में क्या क्या बातें सामने आई सर, इसका असर कितना रहा? हाँ, वोटिंग के तौर पर कितना असर बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा? बिल्कुल, हम ये जानना चाह रहे हैं। ये काम तो आपका है एनालिसिस करना, जो सर्वे करते हैं।